बापसा का विशेष रूप से आभार जिन्होंने मुझे आज डॉक्टर हरीश वानखेड़े सर के साथ बैठने का मौका दिया और आप सभी उपस्थित साथियों का हार्दिक आभार। हिंदी सिनेमा में जो उसकी जो नेचर है, ब्राह्मणिकल नेचर, और उसमें जो दलितों का जो चित्रण है वो किस तरह से किया जाता है, डिटेल में प्रोफेसर सर हरीश सर ने बताया। मैं इसके लिए प्रोफेसर चारू गुप्ता हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनकी एक किताब है दलित एंड जेंडर के ऊपर उनका काम है, और उन्होंने उसमें कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो चित्रण, उसमें प्रिंट में जो दलितों का चित्रण आया है उस पर उन्होंने काम किया है, और उन्होंने दिखाया है कि वास्तव में दलितों की स्थिति कुछ और थी, लेकिन प्रिंट ने उसको अपने अलग नैरेटिव से अलग तरह से प्रस्तुत किया। और अगर उनका काम वैसे तो प्रिंट के ऊपर है, लेकिन अगर उनके काम के पैरेलल अगर हम सिनेमा को देखें तो सिनेमा में भी बिल्कुल इसी तरह का चित्रण जो है दलितों का किया जाता है, उसको समझने के लिए कि दलितों की स्थिति कुछ और होती है, लेकिन वो अपने मनगढ़ंत तरीके से उनको अपने ढंग से चित्रण करता है। तो उसको समझने के लिए जो अभी लेटेस्ट में अमर सिंह चमकीला फिल्म आई है, हम उसके माध्यम से उसके ऊपर अगर उसकी समीक्षा करें अंबेडकर पॉइंट ऑफ व्यू से, बाबा साहब के विचारधारा के चश्मे से अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें वो चीज़ें समझ आती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जो अमर सिंह चमकीला फिल्म है, जब वो शुरू होती है तो उसमें एक उसने अपनी तरफ से एक मनोवैज्ञानिक स्टंट टाइप का खेला है। उसमें दिखाया है कि अमर सिंह चमकीला जो है वो अपनी एक छोटी एज में, टीन एज में, किस तरह से वो अश्लील गीत लिखता है और किस तरह से वो अश्लील गीत गाने लगता है जब जवानी की पहली सीढ़ी चढ़ता है। तो और पूरे पंजाब में वो किस तरह से अपना वो नाम जो है वो कमाता है अश्लील गीत गा के। तो फिर वो खोज करने की कोशिश करता है कि ये उसको मिला कहाँ से। तो वो पूरी तरह से उसमें वो ये दिखाता है कि ये उसने अपने आस पड़ोस में देखा, उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं से वो चीज़ें सीखी, उसने आस पड़ोस में ये सारी चीज़ें जो उसने रिश्तों का वो दिखाया है उसमें कि जीजा साली में क्या चल रहा है, देवर भाभी में क्या चल रहा है, जो वो गीत गाया करता था। तो उसने जो इम्तियाज़ अली साहब हैं उन्होंने फिल्म के अंदर ये उसके ऊपर थोपने की कोशिश की, और ये चीज़ आती कहाँ से है। मुझे लगता है कि ये चीज़ उन्होंने सीधा जो नैरेटिव था वो नैरेटिव उन्होंने उठाया है कामसूत्रा से। कामसूत्रा के बारे में एक मिथ है कि जो कामसूत्रा का रचनाकार था वो बचपन में अनाथ हो जाता है, फिर वो अपनी मौसी के पास रहने चला जाता है, और उसकी मौसी जो है वो वैश्या है, और उसके पास क्लाइंट आते हैं। तो वो बचपन से वो चीज़ों को देखता है और देखते देखते वो बड़ा होता है, और उसके बाद वो फिर उन्हीं चीज़ों के ऊपर एक शास्त्र खड़ा कर देता है, एक काम शास्त्र खड़ा कर देता है। ये एक मिथ है मतलब उसका कामसूत्रा का। और इम्तियाज़ अली क्या करते हैं कि इस मिथ को, कामसूत्रा के मिथ को अमर सिंह चमकीला के ऊपर थोप देते हैं बड़ी सफाई से। और इस तरह से थोपते हैं, उससे क्या होता है कि जिस कम्युनिटी में वो पैदा होता है वो पूरी कम्युनिटी उस कटघरे में आ जाती है कि इसका मतलब उस समाज में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, उस समाज की औरतें जैसे वो चीज़ें गा रही हैं। ऐसा नहीं है जो औरतें ब्याह शादियों में गाया करती थी, हंसी मजाक होता था, वो सारे समाजों में होता था। कोई ऐसा नहीं है कि अमर सिंह चमकीला जिस कास्ट में पैदा हुए या दलित समाज में ही वो औरतें गाती थी। मैं अपना फील्ड वर्क करने के लिए, आज से 15 साल पुरानी बात है, मैं उत्तराखंड में था, और वहाँ पे ब्राह्मण औरतों का मैंने एक लोकगीत सुना था। दिवाली के मौके पर वो 1 महीना पहले ही लोकगीत गाने शुरू कर देती हैं। तो उनके लोकगीत की पंक्तियाँ थी कि तुम कर लियो अपना ब्याह देवर, हमरे भरोसे मत रहियो। तो देवर को लेके वो उस तरह की अगली भी लाइनें थी उसमें। तो एक मैं मतलब हिंट दे रहा हूँ। तो अगर वो ब्राह्मण औरतें इस तरह के गीत गा रही हैं तो हर जाति की औरतें उस तरह के गीत गाती थी, और उसके ऊपर इम्तियाज़ अली जो हैं वो कामसूत्रा का वो मिथ थोप रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ चमकीला गा रहा है या छोटी एज में लिख रहा है ये इनको इनके समाज से मिली। तो इस तरह से पूरा समाज जो है वो कटघरे में आता दिख रहा है। उसके बाद इम्तियाज़ अली ने अमर सिंह चमकीला का जो करैक्टर दिखाया, पूरी फिल्म में उसको एक दब्बू
करैक्टर के रूप में दिखाया, बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ, और वो मुखरता उसमें नहीं आ पा रही है। तो वो उसका जो दब्बूपन है, ये इनका जो फिल्म इंडस्ट्री का जो मानसिकता है कि दलित करैक्टर को जब भी दिखाना है उसी रूप में दिखाना है, एक दब्बू तरीके से दिखाना है। आप चाहे लगान फिल्म में देख लीजिए, आप चाहे बैटल ऑफ सारागढ़ी में देख लीजिए, जब भी दलित को दिखाया जाएगा तो वो एक दब्बू पने के रूप में दिखाया जाएगा। आप देखिए कि आज से 100-125 साल पहले सरस्वती पत्रिका, हिंदी की सबसे विख्यात पत्रिका, उसमें पहली कविता एक दलित की आ रही है। उस दलित का नाम है हीरा डोम, अछूत की शिकायत। और 1920 जब 25 के दौर में स्वामी अछूतानंद हरिहर उत्तर प्रदेश के अंदर पहला दलित मूवमेंट चला रहे हैं, और उनके घर का नाम है हीरा लाल। तो 100-125 साल पहले दलित माँ बाप अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं हीरा। और लगान फिल्म जब बनती है तो उसमें जो दलित कैरेक्टर रखा जाता है उसका नाम रखा जाता है कचरा। तो कचरा का कैरेक्टर आपने देखा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी जो है वो मानसिकता जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की क्या है। और ये अब सवाल उठता है कि ये जो इम्तियाज अली ने जो कैरेक्टर दिखाया, उसका अमर सिंह चमकीला का एक दब्बू कैरेक्टर दिखाया, तो वो मानसिकता आती कहाँ से है? दरअसल ये मानसिकता आती है फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सिलेबस में नाट्य शास्त्र को पढ़ाते हैं। और जब हम नाट्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो नाट्य शास्त्र का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके जो रचनाकार हैं भरत मुनि, वो उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि वो जो हायरार्की है समाज में चल रही है, वो जो जातिवाद समाज में, वर्णवाद समाज में चल रहा है, वो वर्णवाद जो है वो कल्पना के, जैसे जो नाटक है वो कल्पना की चीज़ है, तो वो इतना शातिर है कि समाज में तो चल ही रहा है, लेकिन वो कल्पनात्मक चीज़ों में, लिटरेचर में भी वो आए। तो उसने वो बाकायदा व्यवस्था की है भरत मुनि ने, जो जहाँ संस्कृत के लोग बैठे होंगे वो अच्छी तरह से जानते हैं। उसने बाकायदा लिखा है कि अगर स्टेज के ऊपर कोई ब्राह्मण का रोल अदा करेगा तो उसका रंग रूप गौर वर्ण रखा जाएगा, उसकी ढील डोल ऐसा रखा जाएगा, उसके कपड़े ऐसे रखे जाएंगे, उसके कपड़ों का कलर तक उसने बताया कि वो ऐसा रखा जाएगा। और अगर स्टेज के ऊपर कोई ब्राह्मण का रोल करेगा, क्षत्रिय का रोल करेगा तो उसका ऐसे ऐसे रखा जाएगा, वैश्य का करेगा तो ऐसा रखा जाएगा, और शूद्र का करेगा तो ऐसा रखा जाएगा। और शूद्र के बारे में उसने लिखा है कि वो ज़्यादा मुखर नहीं होगा, जो उसके जब वो डायलॉग संवाद करेगा, ब्राह्मण से करेगा, ब्राह्मण पात्र से करेगा, क्षत्रिय के पात्र से करेगा, तो वो अपनी मर्यादा में रहेगा। यहाँ तक कि भरत मुनि जो है वो अपने नाटक में, नाट्य शास्त्र में ये भी बताता है कि जो ऑडियंस बैठेगी वो कैसे बैठेगी। सबसे आगे वो बताता है कि सबसे आगे वाले पार्ट में ब्राह्मण्स बैठेंगे, उसके पीछे वो क्षत्रिय की बात करता है, उसके पीछे जो है वो वैश्य बैठेंगे, उसके पीछे शूद्रा बैठेंगे, उसके आगे वो बताता नहीं है। वो चमकीला की जाति वालों के लिए शायद वो खड़े रहने की बात करता होगा, खड़े रह के देखेंगे। तो वो व्यवस्था उसने पहले की है नाट्य शास्त्र में, एक मनुवादी मानसिकता के तहत, कि वही जो नाटक है उसमें जो पार्ट अदा करेंगे उसकी ड्रेस ये होगी, उसके संवाद ऐसे होंगे, उसकी कास्ट के बेस पे। तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये चीज़ें विरासत में मिलती हैं, वो उनको सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं। और जब वो उस तरह से अपनी फिल्में बनाते हैं तो एक तो वो ऊपर ऊपर से लगता है कि हिंदी सिनेमा बड़ा प्रोग्रेसिव हो गया, या बहुत बड़ा मतलब कि एडवांस है, या उस तरह का काम कर रहा है। लेकिन अंदर अंदर से जब हम उसको परत को हटा के देखते हैं और जब हम बाबा साहब के विचारों के नज़रिए से उस चीज़ को देखते हैं तो लगता है कि चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं, और ऊपर ऊपर से लिपापोती होती है, और बिल्कुल वही हायरार्की, वही जातिवाद, वही वर्णवाद, उसमें उसको जो फॉलो जो है वो किया जाता है। उसके बाद उस फिल्म के अंदर एक संवाद, थोड़ा सा सीन में आता है कि जब वो चमकीला अपने पिता से संवाद करता है, जब अपने पिता को बताता है कि मैं फैक्ट्री का काम छोड़ के अब गाने का काम करूँगा, तो उसमें आपने देखा कि वो गाली गलौच बहुत कर रहा है उसका पिता, और उसके माध्यम से ऐसे दर्शाया गया है कि जैसे दलितों के घरों में गाली गलौच और इसी तरह की वो चलती है इन लोगों के घरों में, वो एक पूरे समाज के अंदर मतलब उसके ऊपर थोपा गया है। जबकि अब मैं सोच रहा था कि ये चीज़ मुझे ऐसे लगा उस सीन को देखते हुए कि ये कहीं से उसने आइडिया लिया है, कहीं से उसने बहुत ज़बरदस्त आइडिया लिया, और मुझे भी ऐसे लगा कि कहीं देखा है। बाद में मुझे जब मैं 2-3 बार पिक्चर देखी तो बाद में मुझे पता चला कि
मुल्कराज आनंद ने जो अनटचेबल उपन्यास लिखा है, उस अनटचेबल उपन्यास में जो पात्र है, जो मुख्य पात्र है बक्खा, वो जब अपने पिता से डायलॉग करता है तो उसके पिता भी बहुत गालियां देता है। और मुल्कराज आनंद भी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में थे और उनकी उपन्यासों पे भी बहुत सारी फिल्में बनी है, कुली और मेरे ख्याल अनटचेबल पे भी बनी है। तो ये लोगों की देखिए मेंटलिटी देखिए कि देखिए बच्चे सबको प्यारे होते हैं, एक ब्राह्मण को जितने प्यारे होते हैं दलित को भी उतने ही प्यारे बच्चे होते हैं। और जिस तरह से ब्राह्मण अपने बच्चों से प्यार दुलार करता है, दलित भी वैसे ही करता है। लेकिन जो फिल्म वालों को आइडिया कहाँ से आता है कि जब दलित जो है वो अपने दलित बाप जो है वो अपने बच्चे से बात करेगा तो इस तरह से गाली गलौज की भाषा में बात करेगा। तो उसकी जो भाषा है उससे लगता है कि ये मुझे लगा कि ये उन्होंने जो लिया है वो वहाँ से उठाया है, ये आइडिया अनटचेबल से, मुल्कराज आनंद से। और अभी मैं जो चमकीला की जो पहली वाइफ थी उसकी 2 बेटियां थी उस समय जब उनकी हत्या हुई थी। जो बड़ी वाली बेटी है, कुलवंत कौर है शायद नाम उसका, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था रात को। वो खुद कह रही है कि फिल्म वालों ने मेरे दादा का जो करैक्टर दिखाया है वो बहुत नेगेटिव दिखाया है। वो लड़की कह रही है कि मैं अपने दादा को अपने बहुत छोटी एज से जानती थी और मेरे दादा इस तरह के नहीं थे, इस तरह की भाषा नहीं बोलते थे और मेरे दादा के रिश्ते मेरे पिता से बहुत अच्छे थे। दोनों बैठ के खूब हंसते थे, दोनों बैठ के जो है फ्यूचर की बहुत प्लानिंग किया करते थे। तो अगर वो रियल करैक्टर ऐसा है, वो लड़की जो है उसकी चमकीला की बेटी बता रही है, तो इम्तियाज़ अली को क्या ज़रूरत पड़ गई उसको कि उसके दोनों बाप बेटा के संवाद में गाली गलौज की जो भाषा है। मुझे लगता है कि ये जो इम्तियाज़ अली साहब हैं उनकी फिल्मों में पंजाब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आता है। तो पंजाब की कल्चर से वो ज़्यादा प्रभावित भी थे, वाकिफ भी हैं, तो उनकी फिल्मों में दूसरी फिल्मों में भी आता है पंजाब किसी न किसी रूप में। और पंजाब की एक मान्यता है कि भाई पंजाबी भाषा में गालियाँ बहुत चलती हैं, तो उन्होंने शायद बहुत बड़ा पार्ट दिखाना था, क्योंकि पंजाब के बारे में कहा जाता है कि गालियाँ पंजाबी भाषा के हेल्पिंग वर्ब बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ उन्होंने उस पिक्चर में लानी थी, तो वो उन बाप बेटा के संवादों के ज़रिए से ला रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो उसके कटघरे में चली आती है कि इनके घरों में बिल्कुल ऐसा ही चलता है जैसे सिनेमा दिखाता है। उसके बाद जो जाति की अस्मिता का सवाल था, एक चमार के घर में पैदा होना, उस 80 के दशक की बात है, और उस गरीब कम्युनिटी से निकल के पूरे पंजाब में एल्विस ऑफ पंजाब बन जाना, ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं रहा था। और इसके लिए उनको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी होंगी, अमर सिंह चमकीला को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी, उसका पूरी फिल्म के अंदर जाति की जो अस्मिता है, जाति का जो हालात हैं उसको चीरते हुए आगे निकल जाना, तो उसका बिल्कुल भी पूरी फिल्म में कहीं कोई जिक्र नहीं किया उसने, जो कि सबसे ज़रूरी पार्ट था उस फिल्म का। और अमर सिंह चमकीला का जो उसमें जाति का दिखाया भी है, वो सिर्फ एक डायलॉग के माध्यम से उसने दिखा दिया कि चमार हूँ, भूखा नहीं मरूंगा। तो एक डायलॉग ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब उसने जो डायलॉग है वो एकदम से उस पर जबरन थोप दिया उस फिल्म के ऊपर। और जबकि जाति का उसमें जो मसला था उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखाना चाहिए था। और दूसरा जो उस फिल्म के अंदर चलता है वो उसके जो लव मैरिज करता है, वो दूसरी शादी करता है, जब चमकीला अमरजोत से शादी करता है, तो उस चीज़ को उसने इस तरह से दिखाया है कि जैसे मतलब मजबूरी है उसकी, अगर शादी नहीं करेगा तो जोड़ी टूट जाएगी, फिर वो आगे पब्लिक में वो चल नहीं पाएगा, तो मजबूरी टाइप की। जबकि वो दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम में थे। और उस लड़की को पहले से पता था कि वो, उसके इंटरव्यू जब हम सुनेंगे, चमकीला की पहली वाइफ का इंटरव्यू जब आप सुनेंगे, मीडिया में वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया में हैं, यूट्यूब पे हैं, तो उसको पता था कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार कर रही थी, फिर भी वो दोनों शादी कर रहे थे। और उसकी शादी का उस समय क्या असर हो सकता था उस 80 के दशक में। आज भी हालात वहाँ के ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कुछ पढ़े लिखे जो समाज है, अगर वहाँ इस तरह की शादियाँ हो जाएं अपर ऊंच नीच में तो ठीक है, चलता है, लेकिन बाकी समाज में उस तरह का वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस फिल्म के अंदर उसको उस प्रेम को, उस
वो दिखाने से थोड़ा हिचकिचा गए कि एक दलित युवक का एक उससे ऊंची जाति की लड़की के प्यार को, प्रेम को वो उस तरह से पर्दे में वो दिखा नहीं पाए। तो इस तरह से फिल्म के अंदर वो दलितों का जो पूरा ओवरऑल दिखाया जाता है, तो उससे ये लगता है कि पूरी पूरी कम्युनिटी को जो है वो कटघरे में लेके आता है। और जब वो आखिरी उस पे आते हैं कि उसकी हत्या की वजह क्या रही, तो उसकी हत्या की वजह कहीं वो पूरी फिल्म के अंदर ऐसे बना के दिखाता है कि जैसे उसके लिए कुछ चमकीला जिम्मेवार है। जैसे वो बीड़ी सिगरेट पीने से बाज नहीं आ रहा, वो बार बार कनाडा में जाके वो कह रहा है कि भाई मैंने तो उनको पैसे देता हूँ, वो पैसे लेने आते हैं, अब मैं उनको पैसे देता हूँ। तो इस तरह की वो बातें उनकी तरफ से वो बनाई गई हैं और वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि वो चमकीला जो है वो अपनी मौत का खुद जिम्मेवार है। जबकि चमकीला की मौत की जो मुख्य वजहें बताई गई, जिस वो पुलिस भी उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई कि उसकी वजह क्या रही। तो चमकीला की मौत की जो मुख्य वजहें थी, या तो उनके कंपटीटर्स थे, या उनके जो उस समय जो खाड़कूवाद था वो थे, या उनका प्रेम विवाह था। ये 3-4 चीज़ें उनकी वो आ रही थी। लेकिन जब हम गंभीरता से उस पर गहन दृष्टि से उस पर देखते हैं तो ये चीज़ निकल के आती है कि ये सारी चीज़ें जातिवाद से बंधी हुई हैं। एक जातिवाद उसमें रोल प्ले कर रहा है। चमकीला एक बहुत ही नीची जाति से निकल के आगे आता है। अगर उसके कंपटीटर बेरोजगार हो गए हैं उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, उसको इतना काम मिल रहा है कि बाकी लोगों को कोई सुन नहीं रहा, बाकी लोगों को कोई बुला नहीं रहा, तो एक एंगल है कि भाई हो सकता है उसके कंपटीटर्स जो थे उन्होंने उसकी हत्या करवाई हो। तो हम देखते हैं कि वो जो कंपटीटर्स हैं वो भी उससे ऊंची जाति के लोग हैं, वहाँ भी जातिवाद जो है वो निकल के आ रहा है। अगर उसकी शादी की वजह बनती है, जिसको वो फिल्म में इम्तियाज़ अली जो है वो दिखा नहीं रहे, तो अगर उसकी शादी की वजह जो है वो बनती है, उसकी मौत की वजह बनती है उसकी दूसरी शादी, तो वो लड़की जो है अमरजोत जो है जिससे वो शादी कर रहे हैं वो भी अपर कास्ट की है, तो कास्ट का एंगल वहाँ भी चला आ रहा है। और अगर खाड़कूवाद उसको मार रहा है, खाड़कू लोग उसको धमकियां दे रहे हैं, 3-3 संगठनों के उसको लेटर्स आए हैं, अगर खाड़कू भी मार रहे हैं, तो आप उसका अगर खाड़कूवाद का भी अध्ययन करेंगे तो एक विशेष जाति है जो खाड़कूवाद से जुड़ी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को पिरोती हुई एक जाति है, एक कास्ट है, और वो जातिवाद जो है वो उसकी जो हत्या होती है चमकीला की, उसकी मुख्य वजह बन रहा है जातिवाद। और इस चीज़ को उस फिल्म में बिल्कुल नहीं दिखाया गया और बिल्कुल जातिवाद से हट के उसको उन्होंने, जैसे वहाँ उनको ये डर है कि वहाँ की जो अपर कास्ट कम्युनिटी है वो जिस नैरेटिव से उसको देखना चाहती है, जिस विचार से, जिस एंगल से उसको देखना चाहती है, तो फिल्म जो कार है उसने उस एंगल से उसको बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से, हालांकि ये अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो फिल्म जो है वो उसमें जाति को लेके जब हम देखते हैं, जब बाबा साहब के विचार के नज़रिए से देखते हैं तो उसमें इस तरह की कमियां निकल के आती हैं। लेकिन अगर हम उसको इंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखते हैं कि 2 चीज़ें तो हैं कि इम्तियाज़ अली साहब ने जो फिल्म बनाई है उसमें 2 चीज़ें निकल के ये तो आती हैं कि चमकीला, जिसको पंजाबी बैकग्राउंड के लोग जानते थे या उसको सुनते थे, इस फिल्म के बाद पूरे देश के अंदर उसको लोग समझने लगे, उसके नाम को, उसके काम को, उसकी सिंगिंग, उसकी राइटिंग को। तो उनका जो एक जो नाम है वो जो है वो पंजाबी जो टेरिटरी थी उसके बाहर भी वो जाता है। अभी इसी यूनिवर्सिटी से एक लड़का पीएचडी उड़ीसा का करके गया था, आजकल वो उड़ीसा में एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। उस लड़के का मुझे फ़ोन आया कि ये फिल्म मैंने देखी है, आप भी इसको देखना, बहुत बढ़िया है। हालांकि मैंने देख रखी थी पहले ही, तो मुझे लगा कि देखो उसका नाम इस फिल्म के माध्यम से किस तरह उड़ीसा तक जा रहा है। तो इस तरह से पहली बात तो ये होती है कि भाई अमर सिंह चमकीला जो है वो दूर तक जाता है। और दूसरी बात जो हुई है वो ये है कि इम्तियाज़ अली की जो दृष्टि है एक फिल्म मेकर के रूप में, एक दलित सिंगर जिसको कि वल्गर गीत गाने की वजह से हमेशा हाशिए की तरफ धकेल दिया गया था, उसमें भी एक नायक ढूंढ पाता है। तो ये उनकी अपनी दृष्टि है जिसकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने उसमें एक नायक की छवि देखी।
अभी जो हम आलोचनाएं पढ़ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर्स में चमकीला की समीक्षाएं इस फिल्म की आ रही हैं, तो उन समीक्षाओं में बहुत सारे जो समीक्षक हैं वो जातिवादी नज़रिए से उसको देख रहे हैं, उसको परख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी लिखा है कि ये इम्तियाज़ अली के निर्देशन का सबसे मतलब कि अवनति का समय है, जो एक बलगर गीत गाने वाले में भी नायक ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये समीक्षाएं भी वो उस मनुवादी दृष्टिकोण से करते हैं, जबकि इसी देश के अंदर पीपनी बजाने वालों को भारत रत्न दिए गए हैं। जबकि चमकीला तो टीन एज में जब था तो उस समय के सुपर जो सिंगर थे उनके लिए गीत लिख रहा था। जब वो जवानी की दहलीज पे आता है तो खुद सिंगर था, और वो पूरे पंजाब के अंदर एल्विस ऑफ पंजाब बन जाता है। तो इस तरह से ये समीक्षाएं जो हैं वो सारी जातिवाद के आधार पे कर की जा रही हैं। लेकिन फिर भी फिल्म ने जो उसमें जो कहानी उसमें प्रेजेंट की गई है इम्तियाज़ की तरफ से या सज्जाद की तरफ से, उस कहानी में एक डॉक्यू ड्रामा का एक फील आता है, और बड़े अच्छे तरीके से उस कहानी को इस तरह से बनाया गया है कि ये मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में जो बायोपिक का जो एक दौर है या चलन है, उसको इस रूप में दर्शाना की एक आगे परंपरा बनेगी। और ये जो फिल्म है ये एक टर्निंग पॉइंट इसको हम कह सकते हैं, इस आगे के लिए बन सकती है। और मुझे लगता है कि ये जो चमकीला फिल्म है, ये मेरी उम्र के लोग जो हैं जितने भी, ये हम लोग जब होश में आए, 5वीं 6ठी क्लास में जब हम आए, जब होश आती है बच्चे को, तो हम लोग आस पड़ोस में उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर्स का ज़माना था, और हम लोग इसके गीत सुनते सुनते बड़े हुए, जवान हुए। और मुझे याद है जब हम 5वीं 6ठी क्लास में थे तो अब आस पड़ोस में वो चलते थे, टेप रिकॉर्डर बजते थे। उस ज़माने में गाँवों में एक कल्चर थी कि लोग टेप रिकॉर्डर ज़ोर ज़ोर से लगाया करते थे, तो हम कई बार घरों में इसके गीत गुनगुनाने लगते थे। तो मुझे इतना सा याद है कि जब हम वो जो उसके 2 अर्थी गीत होते थे, उसको जब हम घरों में गुनगुनाने लगते थे तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमें डांट देते थे। तो उस उम्र में हम नहीं समझ पाते थे कि हमें क्यों डांटा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग उसको सुनते हुए जो बड़े हुए, चमकीला को सुनते हुए। और चमकीला के जो रियल करैक्टर हैं इस फिल्म के, जैसे कि मैंने जब 7वीं जमात में था तो मुझे धुंधली सी याद है कि मैंने इनका शो देखा था। मैं पेपर थे होके छुट्टियां पड़ी थी, तो मैं रिश्तेदारों के जहाँ था तो वहाँ पे इनका शो हुआ था, तो हमने इनका रियल शो जो है वो वहाँ पे देखा। और उसके बाद 15-1 साल पुरानी बात है, मैं गाँव गया था तो मुझे पता चला कि होशियारपुर में एक पीर बाबा का मज़ार है, वहाँ सालाना उर्स लगता है, मेला होता है। तो वहाँ पे जयमन चमकीला का बेटा जो उनकी हत्या के समय 3 साल का था, तो वो आ रहा था, तो मैं स्पेशल उसको देखने वहाँ गया था। उसके बाद जो फिल्म में उसके गुरु दिखाए गए हैं, जो उसका मेन कंपटीटर दिखाया गया है सुरेंद्र शिंदा, जो बाद में बहुत बड़ा सिंगर बना, उसका नाम बदल के जितेंद्र जिंदा वगैरह कर दिया है। उसका शो मैंने दिल्ली में पंजाबी कल्चर नाइट हुई थी हरिनगर में, तो वहाँ पे देखा था। तो इस तरह से इस फिल्म के जो रियल कैरेक्टर्स हैं उनको मुझे देखने का वो सौभाग्य मिला है। और मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म जो है वो हिंदी में बन रही है 2 साल पहले तक। ये तो मुजफ्फर अली खान साहब जो फिल्म निर्देशक हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी उनकी आई है जिक्र के नाम से। तो देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल था, तो वहाँ मेरी पीएचडी गाइड नोनिका दत्ता जो हैं वो वहाँ पे गई थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी पे उनका लेक्चर था वहाँ पे। तो वहाँ इम्तियाज़ अली भी आए हुए थे, तो मैडम का उनसे परिचय करवाया मुजफ्फर अली साहब ने। तो उन्होंने बताया कि मैं पंजाब के एक सिंगर हुए हैं चमकीला, मैं उनके ऊपर फिल्म बना रहा हूँ। तो मैडम ने वहाँ मुझे फ़ोन किया, नोनिका दत्ता ने, कि ये चमकीला कौन था। तो चमकीला के बारे में मैंने उनको बताया कि इस तरह के उनके गीत थे, वो राइटिंग करते थे और सिंगिंग करते थे। तो मैंने पूछा, मैडम आप क्यों पूछ रहे हैं? तो वो बोली कि मुझे इम्तियाज़ अली मिले हैं जहाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं चमकीला पे फिल्म बना रहा हूँ। तो तब मुझे पता चला कि इसके ऊपर फिल्म जो है वो बॉलीवुड बना रहा है। जबकि मैंने कोरोना से पहले एक पंजाबी चैनल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिलजीत दोसांझ की सुनी थी, तो उस पर उन्होंने कहा था कि मैं इस पर फिल्म बना रहा। तो मैं सोच रहा था कि बॉलीवुड वाले बना रहे हैं, पंजाबी में बनेगी। तो लेकिन फिल्म जो है वो कोशिश की है कि एक दलित जो स्ट्रगल करके जो है वो
बिल्कुल हाशिए से उठ के आता है और समाज के वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है कि अपने समय का वो सुपरस्टार बन जाता है और जो पंजाब से लेके कनाडा तक का सफ़र तय करता है। और बहुत छोटी उम्र में वो एक सितारे की तरह, एक धूमकेतु की तरह चमक दिखा के वो चला जाता है। तो उसमें उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन उस कोशिश में दलित समाज का जो अम्बेडकरवादी थॉट से हम अगर उसका समीक्षा करें तो वो काफ़ी चीज़ें दब के रह गई हैं। जहाँ तक कि उनका जो नाम है चमकीला, उसने खुद उसके इंटरव्यू हैं, उसके जो गुरु थे सुंदर शिंदा, उनके इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद हैं। उन्होंने ये नाम खुद अपना रखा था कि उस समय पंजाब में ऐसा चलन था कि जो सिंगर लोग थे वो नाम रखते थे, तो रंगीला नाम बहुत चलता था उस ज़माने में। तो दुर्गा रंगीला जैसा और भी बहुत सारे रंगीले बहुत थे उस समय। तो रंगीला के पैरेलल उन्होंने एक चमकीला नाम ढूंढा और उनके गुरु ने उनको नाम दिया था कि भाई तेरे में कुछ बात नजर आती है, तू चमकेगा, तो तू लंबे समय तक चमकेगा और बहुत ज़्यादा चमकेगा, तो तेरा नाम चमकीला हो गया। रंगीले बहुत हैं। तो लेकिन फिल्म में उसको दिखाते हैं कि वो जो है वो अनाउंसमेंट गलत हो गई, तो इसलिए बोला कुछ और था तो उसको चमकीला सुनाई दिया, तो उसका नाम फिर चमकीला ही पड़ गया। तो जहाँ तक कि वो जो अभी मैं बता रहा था कि वो नाम जो है वो नाम भी उनको पच नहीं पा रहा फिल्म इंडस्ट्री को, तो इस तरह से वो चाहते हैं कि कचरा टाइप का, जैसे वो लगान फिल्म में कचरा नाम रखा गया था, तो इस तरह का नाम हो। तो इस तरह के अम्बेडकरवादी नज़रिए से देखने पर हिंदी सिनेमा में जो दलित आते हैं वो उनका इस तरह से चित्रण किया जाता है। अभी 15-1 साल पहले की बात है, राजपूतों का कोई संगठन था, उसने ऑब्जेक्शन किया था कि फिल्मों के अंदर, नाटकों के अंदर राजपूतों को बड़े गलत ढंग से पेश किया जाता है, उनको शराब पीते हुए और गलत काम करते हुए दिखाया जाता है, जो बंद करिए। तो ये देखिए, वो अपनी अस्मिता के लिए मांग उठा रहे हैं। तो दलितों की भी अपनी एक अस्मिता है, वो भी चाहते हैं कि उनका चित्रण जो हो वो प्रिंट में हो या सिनेमा में हो वो अच्छे ढंग से हो। चारू गुप्ता ने बताया है कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो दलितों का प्रिंट में जो चित्रण आया है वो जैसे थे उसके बिल्कुल उन्होंने जानबूझ के अपोजिट दिखाया है, तो बिल्कुल वैसे ही सिनेमा भी कर रहा है। तो सिनेमा जो है वो दलितों का अगर अच्छे ढंग से चित्रण करेगा, क्योंकि सिनेमा ही एक ऐसा माध्यम है जिसका समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, अगर उसमें दलितों का सही ढंग से चित्रण आएगा तो समाज के ऊपर उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से असर पड़ेगा, तो जो समाज के हित में होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।